Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island, and guys, welcoming you all to another exam analysis video. And in today's video we will be talking about the questions, GKGS questions जो कि आज यानी कि आपके 10 मार्च 2025 के आरपीएस कांस्टेबल के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जैसे कि हम सब जानते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 10 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसमें पूछे गए सभी जीकेजीएस के क्वेश्चंस आपको आज के इस वीडियो में देखने मिलेंगे। एंड नॉट ओनली क्वेश्चंस के आंसर, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको जानने मिलेगी, जिससे कि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको फ्यूचर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है देन इट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आज के पेपर में पूछे गए। एंड यस, बिफोर मूविंग इनटू द वीडियो एंड लुक फॉर द क्वेश्चन, आप सबसे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो so that you never miss any update coming from us. ठीक है, now let's begin with the questions. So guys, the first important question जो कि आज के पेपर में पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था एक योजना से रिलेटेड, जिस योजना का नाम है जन धन योजना। तो गाइज, जैसे कि हम सब जानते हैं रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक तरह की योजना शुरू करी गई थी जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना। तो आपसे पूछा ये गया था कि अब तक इसमें कितने अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। ठीक है, सो द क्वेश्चन आस्क्ड वाज कि हाउ मेनी अकाउंट्स have been opened so far under the Prime Minister Jan Dhan योजना। तो गाइस, प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना जो है JDY, ठीक है, पी, मैं पूरा लिख देती हूँ, PMJDY, ये जो योजना है इसके तहत हम बात करें कि कितने अकाउंट ओपन किए जा चुके हैं। सो गाइस, बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2024 इट वाज 54.03 करोड़ जितने अकाउंट दिसंबर 2024 तक ओपन किए जा चुके हैं। तो प्लीज इसे अच्छे से ध्यान में रख लिएगा, 54.03 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। गाइज, इस स्लोगन को, इस नारे को तो अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इस नारे से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो बात करें ये जो नारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, गाइज बात करें स्वराज की पहली बार बात कब करी गई थी। तो गाइज, स्वराज वर्ड जो था ना, ये सबसे पहले जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यूज किया गया था, ये हुआ था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता के दौरान उनका एक सेशन चल रहा था। आई बिलीव इट वाज लाइक फोर्थ सेशन, उसमें इस वर्ड स्वराज की बात करी गई थी। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। एंड यस, ये जो नारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो नारा है ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। अगला सवाल है दीपम 2.0 योजना से रिलेटेड कि दीपम 2.0 योजना जो है ये कब शुरू करी गई थी और किस स्टेट पे शुरू करी गई थी। सो गाइस, दीपम 2.0 योजना जो है ये 1 नवंबर को शुरू की गई थी। ठीक है, सो 1 नवंबर इज द करेक्ट आंसर। और बात करें कि किस स्टेट ने इसको शुरू किया है, तो गाइस आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के द्वारा ये दीपम 2.0 नामक योजना जो है ये शुरू की गई है। ओके, नाउ वी टॉक मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर योजना। तो गाइज, 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने श्रीकाकुलम जिले, आपको ये भी पता होना चाहिए गाइज कि ये जो है ये कहाँ शुरू का ये है, आंध्र प्रदेश में तो है ही, आंध्र प्रदेश के किस जिले में। तो गाइज ये भी आपको याद रखना है, श्रीकाकुलम जिले के जो एड्डूपुरम का जब दौरा किया था जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब इस डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया था तो दीपम 2.0 योजना जो है उसका शुभारंभ उसी समय कर दिया गया था। अब बात करें इस योजना का जो उद्देश्य है, जिसके लिए इस योजना को लेकर आया गया है, वो क्या है। तो गाइज, इसका जो उद्देश्य है वो है महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करें और उनके सहायक बने। ठीक है, उनको सशक्त बनाए, उनके सहायक बने। और यस, वुमेन्स के लिए काफी सारी चीजें तो वैसे ही गवर्नमेंट लाती रहती है, तो उनमें से एक जो उनका इनिशिएटिव था वुमेन के लिए वो था ये दीपम 2.0। सो दीपम 2.0 आपको याद रखना है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइंड अ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद होम इन मार्च 2024। सो गाइज, इंडिया ने एक ट्रीटी आप कह सकते हैं, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आप कह सकते हैं, वो साइन ऑफ किया है
मार्च 2024 में। ठीक है, तो आपसे पूछा ये गया था जो वो ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो उन्होंने शेयर करा था, वो किस पर्टिकुलर कंट्री के साथ किया है। तो गाइज EFTA साइन किया है उन्होंने। सबसे पहले तो आप ये नाम जान लीजिए कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है, EFTA इज द नेम ऑफ दैट एग्रीमेंट जो कि साइन किया गया है। अब नाम से वैसे काफी हद तक क्लोज है हम, पर मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। तो गाइज इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है, EFTA इटसेल्फ इज दैट ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ इंडिया ने इकोनॉमिक एग्रीमेंट शेयर किया है, साइन किया है। ठीक है, तो EFTA आपको याद रखना है, साइन द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना टेपा का, क्योंकि ये टेपा भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और कब किया था? तो गाइस 10th ऑफ मार्च। वाओ, 10th ऑफ मार्च ही आज है। तो जस्ट एक साल पहले 10th ऑफ मार्च 2024 को इंडिया ने EFTA के साथ ये ट्रीटी साइन करी है, ये एग्रीमेंट साइन करा है। ठीक है, और जो EFTA है इसकी जो कंट्रीज हैं दे कंप्राइजेस ऑफ, EFTA के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं जो कि मिलके इसको बनाती हैं, तो गाइज उसमें स्विट्जरलैंड आता है, आइसलैंड है, नॉर्वे है और लिंचेस्टाइन है। तो ये चार ऐसी कंट्रीज हैं जो कि मिलके EFTA को बनाती हैं एज अ होल। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। तो गाइस ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो साउंड वेव होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होती हैं, वो ट्रांसवर्स वेव नहीं होती हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं साउंड वेव की तो इट इज लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। Okay, next question. In which decade did the Green Revolution begin in India? So, guys, back in the year 1960, 1960 was the year जब Green Revolution को शुरू करा गया था इंडिया में। एंड जो Green Revolution है वो 1960 का जब बीच में आप कह सकते हैं मिड 1960 चल रहा था, तभी उसको शुरू कर दिया गया था। एंड इट रियली हेल्प इंडिया लॉट, मार्किंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, जो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज करी जाती थी, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, उसको मूव करके थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। और जो HYV सीड्स होते हैं जिनको हम हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स बोलते हैं, उनका एग्रीकल्चर में यूज किया गया in order to produce a lot of you know inputs, a lot of crops in modern technology को यूज करके, इन मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को यूज करके। so that was about it, 1960. Okay, next question. Which 5-year plan focused on agriculture and irrigation? So guys, as we all already know कि जो 5-year plans हैं जो कि इंडिया में लाए गए थे प्लानिंग कमीशन के द्वारा बैक इन द ईयर 1951। सो गाइज उसमें जो फर्स्ट 5-year प्लान था, वी ऑल नो कि वो कितना ज्यादा एग्रीकल्चर पर उसने जोर डाला था, एग्रीकल्चर पर, फार्मिंग पर और अलाइड एक्टिविटीज जो भी होती हैं उससे रिलेटेड। तो फर्स्ट हो जाएगा। और जो थर्ड है 5-year प्लान वो भी आपका एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर ही फोकस्ड है। उसी के साथ साथ देयर वाज दिस 10th 5-year प्लान आल्सो जो कि 2002 में लाया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, और जो कि चला था 2002 से लेके 2007 तक, जिसका जो फोकस था वो सस्टेनेबल मैनेजमेंट पे रहा है ऑफ वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज, वो डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहा इन ऑर्डर टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, डिसमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज जितनी भी यूज करी जाती थी उस समय पे, एंड क्रेडिट फ्लो टू एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स। तो कितना ज्यादा एग्रीकल्चर पर इस 5-year प्लान में भी फोकस किया गया था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो 10th 5-year प्लान, फर्स्ट 5-year प्लान एंड थर्ड 5-year प्लान, ये तीनों ही ऐसे 5-year प्लान हैं जिनमें एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज हो गई या इरिगेशन हो गया, इस पे बहुत ज्यादा जोर डाला गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स। तो गाइज इंडिया में एक मूवमेंट आया था जिसका नाम था स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट। और ये जो स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट में था उसमें बेसिकली किया गया था जो भी विदेशी वस्तुएं थी, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में उस समय जितनी भी विदेशी वस्तुएं आ रही थी,
जितने भी प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो कि इम्पोर्टेड थे, तो गाइज उसका बहिष्कार किया जा रहा था। और ये जो आंदोलन था ये 1905 में बंगाल का जब विभाजन हुआ था उसके बाद शुरू कर दिया गया था। और इस आंदोलन का जो मेन मोटो था, आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव था, वो यही था कि आर्थिक आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ाना था। और जो ब्रिटिश शासन था जो इंडिया के ऊपर चला आ रहा था काफी सालों से, उससे इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाना था, उससे इंडिया को आजाद कराना था। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। सो आंसर इज स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिजोरम। तो गाइज ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, हमने पहले भी प्रिपरेटरी वीडियोस में शेयर करा है। लेट मी जस्ट टेल यू दैट अगेन। सो मिजोरम का गाइज जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि वहाँ के जो फोक डांसेस होते हैं, फोक म्यूजिक होता है, उसमें यूज किया जाता है, वो होता है खुआंग। खुआंग इज बेसिकली अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो कि मिजोरम में यूज किया जाता है। और जो खुआंग है वो एक मिजो इंडिजीनियस इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू है मिजो सोसाइटी की। बहुत ही ज़्यादा जो वहाँ के लोग हैं, उस सोसाइटी के लोग हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं और उसका प्रोडक्शन करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। और बात करें कि ये जो खुआंग है, जो कि ये खुआंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो कैसे बनता है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ हॉलो ट्री, ठीक है। एक जो पेड़ का हिस्सा मतलब खाली होता है, अंदर से हॉलो होता है, ठीक है, उसको रैप कर देते हैं एनिमल की स्किन दोनों ही साइड पे। फॉर एग्जांपल ऐसा ऐसा कुछ, ये हॉलो है, अंदर से खाली है, और यहाँ पर एनिमल का स्किन लगा देते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस साउंड। Okay, next is Amartya Sen, who was awarded the Bharat Ratna Award in 1919, was honored for which subject of economics? So guys, he was honored for welfare economics. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। And 1999 में अमर्त्य सेन ने ये जो नोबेल प्राइज जीता था इकोनॉमिक्स में, वो उन्होंने अपने वेलफेयर इकोनॉमिक्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस जो उन्होंने दिया था उसके लिए उनको वो अवार्ड मिला था। और उसके लिए ही उनको 1999 में भारत रत्न से नवाजा गया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट इज हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सो गाइज, भारत में हम सब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का भी शासनकाल रहा है, जिन्होंने मौर्यन डायनेस्टी को बनाया था, ठीक है। तो जब मौर्य डायनेस्टी को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था और चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था, तो उस समय इंडिया में कौन आया था, ये आपसे पूछा गया था। तो गाइज उसका करेक्ट आंसर होगा, एक ग्रीक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज आपको नाम याद रखना है बिकॉज ही वाज द पर्सन, ही वाज दैट ग्रीक हिस्टोरियन हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रख लेनी है। मेगास्थनीज जो थे उन्होंने इंडिया को विजिट करा था। अब बात करें टाइम पीरियड के हिसाब से कब करा था, तो गाइज 302 BCE से लेके 288 BCE जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल का समय था, उनका रेन का समय था, उस समय ही मेगास्थनीज ने इंडिया को विजिट करा था। तो ये टाइम पीरियड भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। एंड मेगास्थनीज की बात करें तो ही वॉज एन एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन, डिप्लोमेट एंड इंडियन एथनोग्राफर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सैयद डायनेस्टी रूल। तो गाइस सैयद डायनेस्टी ने टोटल 37 ईयर्स के लिए रूल करा है। तो 37 ईयर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करें सैयद डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी थी, तो गाइस सैयद डायनेस्टी फोर्थ डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की ही ये चौथी डायनेस्टी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें 4 रूलर्स ने रूल किया था उस समय दिल्ली को। कब से कब तक, 1414 से लेकर 1451 तक, फॉर ऑलमोस्ट 37 ईयर्स जो दिल्ली था वो रूल किया गया था 4 अलग अलग रूलर्स से, जो कि सैयद डायनेस्टी को फॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बजट 2024-25 जो कि अनाउंसमेंट किया गया था, उसमें एक अनाउंसमेंट किया गया था दैट वाज मेड टू कंस्ट्रक्ट अनदर टेंपल व्हिच वाज वेरी मच सिमिलर टू काशी विश्वनाथ कॉरिडोर टेंपल, ठीक है। सेम उसके जैसा ही एक टेंपल बनाने की बात करी गई है। तो आपसे पूछा गया था कि वो कौन सा टेंपल है। सो गाइज बात करें यूनियन बजट की, 2024-25 में प्रेजेंट किया गया था हमारी जो
फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री जिसे हम बोलते हैं निर्मला सीतारमन के द्वारा, उन्होंने गाइस बिहार का एक विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन केंद्र गया के विष्णुपद मंदिर और बोध गया के महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर में विकसित करने का ऐलान किया है। ठीक है, तो दो हैं, कौन कौन से? एक तो है आपका विष्णुपद मंदिर और दूसरा है बोध गया का महाबोधि मंदिर। ये तीनों ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, अगला है हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1793। सो गाइस, जब परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही थी इंडिया में 1793 के समय में, उस समय में जो इंडिया के गवर्नर थे, जो उस समय इंडिया के वाइसराय थे, वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द करेक्ट आंसर। एंड जो परमानेंट सेटलमेंट है विच इज ऑल्सो नोन एज द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, या फिर जिसको जमींदारी सिस्टम का भी नाम दिया गया था, जो कि तीनों चीजें एक ही हैं, वो एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था 1793 में अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस इज द करेक्ट आंसर। Okay, guys. Next question is कि what position did Montagu Chelmsford hold in 1916? तो guys, Montagu Chelmsford जो थे वो 1916 से लेके 1921 के between वायसराय of India रहे थे. So the Viceroy of India is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट इज बेस्ड ऑन द मंटागू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट? तो गाइज उनकी रिपोर्ट के बेसिस पर एक एक्ट बना था विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मोन्टागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का भी नाम दिया गया था। एंड इट वाज बेसिकली अ की लॉ पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू मीट राइजिंग डिमांड्स, जो कि सेल्फ रूल जब इंडिया में लागू किया गया था उसके लिए काफी ज्यादा डिमांड्स रेज अप हो रही थी, तो उससे ही रिलेटेड इसको एक्ट को बनाया गया था। एंड दिस एक्ट बेसिकली represented an important move toward constitutional reforms and a gradual shift of power from the Britishers to the Indians। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। Okay, next question, when was Mithun Chakrabarti awarded the 54th Dada Saheb Phalke Award? So guys, the date is 30th of September 2024, जब मिथुन चक्रवर्ती को ये 54वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। और ये जो पुरस्कार है ये हर वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ प्रदान किया जाता है और इसमें विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है, एक स्वर्ण कमल पदक मिलता है और एक शॉल दिया जाता है। और बात करें इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो गाइस पहली बार 1969 में इस पुरस्कार को सबसे पहले किसी को दिया गया था। सो 1969 इज द ईयर जब इस इस पुरस्कार को देने की ये जो प्रथा है ये शुरू की गई थी। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वहीदा रहमान जो हैं उनको 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। Okay, next question. What type of instrument is a Ghatam instrument? So guys, a lot of you must not know, I am sure, would not be knowing this कि ये जो घाटम इंस्ट्रूमेंट होता है वो बेसिकली कैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। सो गाइस, जो घाटम इंस्ट्रूमेंट होता है वो परकुशन आप कह सकते हैं। परकुशन नाम का एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको हम घाटम बोलते हैं, जो कि ताल वाद्य यंत्रों में से एक होता है। बहुत संकीर्ण मुंह वाला होता है, मिट्टी का बर्तन जैसा होता है। और घाटम को जब हम बजाते हैं उसमें से मतलब नॉइज जब प्रोड्यूस होता है जब आप उसको टक्कर दोगे, ठीक है, अगर किसी चीज से उसको टकराया जाएगा then there will be a noise produced in it जिसको हम बोलते हैं घाटम। और इसको गाइस घना वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, घना वाद्य यंत्र। Okay, next question is which constitutional amendment in the Indian Constitution granted constitutional states to cooperatives? तो गाइज ये इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है जिसने ऐसा किया है वो है आपका 97th अमेंडमेंट। जो 97th अमेंडमेंट है टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनेक्टेड टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया। Okay, अगला है which article of the constitution provides for the establishment of the official language commission? So guys, article 344 is that article of the Indian constitution जिसमें ये formation हुई थी।
कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है वो भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा 10 साल में, आफ्टर उसको बनाया था 1955 में, एक नोटिफिकेशन के द्वारा उसको फॉर्म किया गया था ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो उस समय रिसीव किया गया था उसके बेसिस पर। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। Okay, next is how was the formation of peninsular plateau? So guys, जो peninsular plateau होते हैं वो basically कैसे बनते हैं? So they are formed through a combination of volcanic activities, sedimentation and tectonic movements. तो ये तीनों ही चीजें आपको ध्यान में रखना है, जिनके बाद formation होता है peninsular plateau का। और during the Gondwana period जो plateau था, it was submerged under an inland area. Okay, next question. Which two rivers form the largest delta in India? So guys, it is Ganga और ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में बहती हैं, और जो कि सबसे बड़ा एक, कहते हैं ना आप, लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं। और सुंदरबंस जो है उसको मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, सॉरी, मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए भी जाना जाता है, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सच फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो पूरे हमारे, नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरा जो देश दुनिया है उसमें सबसे बड़ा अगर कोई फॉरेस्ट माना जाता है तो वो मैंग्रोव फॉरेस्ट ही माना जाता है, और सुंदरबंस जो है वो उसके लिए जाने जाते हैं। Okay, next question. Under which article is the right to free education for children aged 6 to 14 stated? तो ये आर्टिकल की अगर अपन बात करें तो गाइस दो चीजें हैं। अगर आपको आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 21A कर देना। अगर आपको पूछा जाए किस मौलिक कर्तव्य में ऐसा कहा गया है, तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, जिसको 86 जो संशोधन संशोधन अधिनियम आया था, जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसे हम बोलते हैं, जो 2002 में आया था, उसमें जिसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 21A, मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो 11वां। ओके गाइस, आर्टिकल 21A जो है ये बेसिकली ये बताता है दैट द स्टेट शैल ऑफर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन जिनकी एज है 6 से लेके 14 ईयर्स तक का, इन द मैनर डिटरमाइंड बाय द स्टेट। और एज अ रिजल्ट ये जो क्लॉज है ये रिकॉग्नाइज करेगा ओनली प्राइमरी एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, नॉट एनी फर्दर और प्रोफेशनल एजुकेशन। Okay, guys. Next question: who became the new managing director of Yes Bank in 2024? So it was Manish Jain, जिनको Yes Bank ने announce कर दिया है that the Reserve Bank of India has approved the appointment of Manish Jain as the executive director, which is the whole time director for a 3-year term। ठीक है, 3-year term उनका जो शुरू हुआ था वो कब से हुआ था, तो दिसंबर 11th of December 2024 से लेके 10th of December 2027 तक का उनका टाइम पीरियड रहने वाला है, टेन्योर रहने वाला है, जिसके लिए उनको अपॉइंट किया गया है। Okay, next question. What percentage of the world's total geographical area is Indian territory? So guys, जो इंडिया है और जो इंडिया की टेरिटरी है, it is 2.4% of the total world's geographical area। ठीक है, इंडिया जो है it basically accounts for 2.4% of total world's surface, and according to Ministry of Home Affairs, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का एरिया है विच इज 3287469, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, या फिर आप माइल्स के अगर उसमें बोलें तो इट इज 1269298 स्क्वायर माइल्स, जिसका 2.4% जो है वो है इंडियन टेरिटरी का। Okay, next question. Who implemented the auxiliary treaty in India? So guys, it was Lord Wellesley जिन्होंने ये कार्य किया था, एंड आप कह सकते हैं जिनके टेन्योर के समय में ये कार्य हुआ था। और जो ये होती है, जो सब्सिडरी अलायंस होती है, ये बेसिकली एक अलायंस होती है इंडियन स्टेट्स और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन दोनों के बीच में एक अलायंस फॉर्म करता है। और ये जो सब्सिडरी अलायंस है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर, जिनका नाम है जोसेफ फ्रैंकोइस ड्यूप्लिक्स, और जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद रहे हैं इंडिया में,
लॉर्ड वेलेस्ली जो गवर्नर रहे हैं जनरल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच में वो अलायंस हुआ था. Okay, guys, and the last question for today, I guess, is who is the author of राज तरंगिनी. तो गाइज ये राज तरंगिनी का जो क्वेश्चन है ये पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको तो नाम याद होगा आई एम श्योर. अगर नहीं भी है तो अब कर लो, बिकॉज वेन एवर द नेम कम्स राज तरंगिनी इट इज कल्हन हु इज एसोसिएटेड विद. सो कल्हन इज द ऑथर ऑफ राज तरंगिनी. और बात करें राज तरंगिनी की, सो गाइज राज तरंगिनी इज अ mythical, legendary, and historical chronicle of northwestern इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. पर्टिकुलरली अगर अपन बात करें तो पर्टिकुलरली द किंग्स ऑफ कश्मीर. एंड यस जो संस्कृत के हिस्टोरियन है कल्हन जिनका नाम है, उन्होंने 12वीं सेंचुरी में इसको लिखा था. तो दैट्स इट गाइस, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीकेजीएस क्वेश्चन जो कि आज यानी कि 10 मार्च के आपके आरपीएफ कांस्टेबल की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस जहां आपको 100% फुल इंफॉर्मेशन मिलती रहती है रिलेटेड टू ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड देयर एग्जाम एनालिसिस. तो आज के लिए गाइस बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट.